नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अर्श का असाध्य जो उपद्रव है, असाध्य अर्श के उपद्रव मैं बता रहा हूं कि जो ऐसे उपद्रव अगर हो जाए शुरू, तो फिर ना वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। ये पूरे बॉडी में कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और इसके बारे में ऐसे पेशेंट हमारे पास आते ही आते हैं। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है। और मतलब फिर हमें इजी जाता है कि मतलब अगर हमने ऐसे सिम्टम्स देख लिए, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो हम ये पेशेंट को बता सकते हैं कि अब ये असाध्यता के लक्षण आ रहे हैं। तो श्लोक नंबर 39 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, असाध्य अर्श के उपद्रव। इसमें ऐसे बताया कि हस्ते पादे मुखे नाभ्याम गुदे वृष्णयोस्तथा शोतो हृत पार्श्वशूलम च यस्या असाध्यो अर्शसो हि सः हृत पार्श्वशूलम सम्मोह छर्दिरंगस्य रुग्ज्वरः तृष्णागुदस्य पाकश्च निहन्योर्गुद जातुरम तृष्णारोचक शूलार्थ मति प्रस्तुत शोणितम शोतातिसार संयुक्तम संयुक्तम अर्शांसी शपयंती ही। इतना बढ़िया बता रहे हैं। और ऐसे ही सिम्टम दिखते हैं। ये जो हमारे ग्रंथकार हैं, इन्होंने, ये सारे ऋषि मुनि हैं, इन्होंने जो लिखा है वो कभी भी आप्त वचन है, ये कभी बदल नहीं सकता है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि उपद्रवों के कारण अर्श की असाध्यता का निर्देश करते हैं कि कौन कौन से उपद्रव होते हैं। तो ये हस्त पादे, इससे शुरुआत कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि हाथ और पाओ में मिलित शोथ के असाध्य लक्षण होता है। मतलब जिस रोगी के हाथ में, पैर में, मुख में, नाभि में, गुदा में और अंड कोशों में सूजन हो जाए, तो वह जो रोगी होता है, मतलब वह असाध्य हो जाता है। उसकी चिकित्सा करेंगे लेकिन वो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हृदय और पार्श्व में शूल हो रहा है, तो वह भी रोगी असाध्य होता है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। हृत्व पार्श्वशूलम सम्मोहर छर्द रंगस्य रुक जो रहा। इसका मतलब यह है कि हृदय और पार्श्व में शूल हो रहा है, मूर्छा हो रही है, वमन हो रहा है। मतलब ये छर्दी अंगस्य रुक जो रहा, मतलब अंग में रुक, मतलब बॉडी एक बहुत ज्यादा हो रहा है। अंग प्रत्यंग में, एक एक अंग में और प्रत्यंग में उसको दर्द हो रहा है। उसी तरह से और असह्य पीड़ा होती है। उसी तरह से ज्वर आता है, बुखार इतना आता है, इतना आता है कि वो उतरता ही नहीं है। उसी तरह से तृष्णा होती है, तृष्णा गुदस्य पाकश्च, गुद में पाक हो जाता है, मतलब वो पूरा ऐसा पक जाता है पूरा गुदा। और उसी तरह से ये सारे अगर सिम्टम्स आ जाए, तो वो इंसान को मृत्यु तक लेके चले जाते हैं। असाध्य लक्षण सारे शुरू हो जाते हैं। मतलब इसमें धातु पाक की अवस्था शुरू हो गई है अर्श के वजह से।
उसी तरह से रक्तार्श के लक्षण बता रहे हैं कि उसमें तृष्णा बहुत ज्यादा होती है। तृष्णा रोचक शूलार्थम अति प्रसृत शोणितम, मतलब अरोचक बहुत ज्यादा होता है। फिर उदर आदि में अत्यंत शूल हो रहा होता है, शूलार्थम अति प्रसृतम शोणितम, मतलब मस्सों में बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है, शोथ हो जाता है, फिर अतिसार हो जाता है। फिर ये सारे सिम्टम आ जाते हैं, तो यह भी जो खूनी बवासीर होता है वह भी असाध्य हो जाता है। तो इसीलिए ना ये सिम्टम्स ना आए, और अगर ये सिम्टम्स आ गए तो हमें ये एक तरह से पेशेंट से लिखवा के लेना चाहिए कि हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम इलाज करेंगे, उसकी आयु शेष है तो वो बच जाएगा, अगर आयु शेष नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये असाध्यता के लक्षण है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बताइए, आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? अगर देखे हैं तो आप लोग जरूर हमसे शेयर करिए। मैंने अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप लोग बताइए। डॉक्टर रवि सर, आपका तबीयत कैसा है? गला ठीक हो गया क्या सर? डॉक्टर रवि सर सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है। डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आपने ऐसे असाध्य पेशेंट देखे हैं क्या पेशेंट सर कभी? नमस्कार। हाँ प्रणाम। इसी और से ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो ऐसे ही नहीं देखा सर, बट जो मेलिग्नेंट केस है ऐसे देखे हैं कुछ। बहुत सारे सिम्टम्स मिस कर रहा है। मतलब क्या होता है वो बता दीजिए। जो ब्लीडिंग कंटिन्यूस होना सर, और जो किसी रेस्पॉन्ड नहीं करना ब्लीडिंग के लिए, जी। और अ, बाकी जो फीवर रहना इसके साथ, और वो वेट लॉस, मेलिग्नेंसी कहाँ पे हुआ था? मेलिग्नेंट, पूरा पर मेलिग्नेंट कंडीशन था। मतलब कहाँ पे, गुद भाग में हुआ था खुद क्या, भाग, कहाँ पे? हाँ, ये फिस्टुला होके या मेलिग्नेंट हो गया, एक दो केस देखा हुआ सर। जी जी, ठीक है। और किसी ने देखा है तो बताइए कृपया। डॉक्टर कंचन जी, आप कुछ बताएंगी? प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। हाँ सर, एक ऐसे मतलब बहुत साल पहले की बात है, 10 साल हो गए होंगे करीब करीब। वो 21 या 22 इयर्स की फीमेल थी, न्यूली मैरिड थी सर। और वो बेंगलोर से आती थी यहाँ पे, जो अपना टाटा हॉस्पिटल है ना, उसके वहाँ पे। तो वो वहाँ पे बहुत बताया गया था उनको कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट करो आप, क्योंकि सर उनको ना मोशन पास ही नहीं होते थे, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्टेड था उनका एनस। तो उनको ऑपरेशन मतलब वो स्कोप डालने के लिए भी वो पास नहीं हो रहा था। तो वो मेरे पास आए थे सर। 15 to 20 डेज में वो काफी हद तक अंदर जो भी उनकी ग्रोथ थी ना, वो तो कम हो गई थी। वो फिर नेक्स्ट टाइम उनको जब जैसे 1 महीने के बाद उनको फिर से फॉलो अप करने बुलाया था, तो वो स्कोप तो गया, पर अंदर करीब करीब 10 सेंटीमीटर का ग्रोथ था सर, एनल रीजन में। उनको हिस्ट्री में मैंने पूछा था, तब वो उनका ऐसे ही कि कॉन्स्टिपेटेड रहते थे काफी। और उसके बाद ही जैसे कि प्रवाहन करने की हिस्ट्री काफी मिली थी मुझे वहां पे। फाइल्स तो बाहर से नहीं दिख रहे थे बिल्कुल, पर वो ऐसे बोलते थे कि मुझे ऐसे बहुत ये लग रहा है कि पास करते समय मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ब्लीडिंग भी नहीं थी, वो स्वेलिंग तो कम हो गई थी, पर स्कोप गया। पर वो पेशेंट ना 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो गई सर, काफी अर्ली एज में। मतलब न्यूली मैरिड थी, उनको बोला गया था कि अभी ये पोर्शन काट के आपको एक बैग लगाया जाएगा जहाँ पे आपका स्टूल कलेक्ट होते रहेगा। पर वो पेशेंट नहीं बचा सर। मैंने काफी मतलब कोशिश की, पर नहीं, वो स्वेलिंग तो कम हो गया था, स्कोप भी गया था, उनका इन्वेस्टिगेशन भी हो गया था, पर उसे नहीं बचा पाए सर। जी सर। जी। मैं और जी किसी? जी नवैद जी, डॉक्टर। मैं पांडा सर, कंचन मैडम से पूछना चाह रही हूँ कि मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट के मतलब थोड़े से डिफ्रेंसिएशन कर दें। अगर पेशेंट के सारे जो वैल्यूज हैं ठीक है, मतलब ब्लड के वैल्यूज सारे ठीक हैं, और लिम्फ नोड्स नहीं है कहीं अगल बगल, पर स्वेलिंग है और ब्लीडिंग थोड़ा सा नहीं कंट्रोल हो रही है, मिथ्या आहार विहार बंद हो चुका है, थोड़ी सी स्वेलिंग है एनल ओरिफिस में, और हल्का सा ड्यूई ग्रेस है, जिसको कि मतलब ज्यादा सिकाई से ऐसा लगता है कि हो गया है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट अर्श?
मतलब अर्च एंड फिशर बोथ है उस पेशेंट। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। ब्लीडिंग जो है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा हर समय हो रही है। ब्लीडिंग मतलब रुक जाती है, फिर एक बार जब डिफिकेशन होता है उसके जस्ट पहले होती है, और हल्की सी पेरिनियम पे हल्की सी स्वेलिंग आई है 12 o'clock पोजीशन पे। तो थोड़ा सा अगर ये पता चले, क्योंकि पेशेंट डिस्टेंस पर है और फोटोग्राफी शेयर की है उन्होंने, तो यंग एज है 24 इयर्स, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, केवल एसजीपीटी एसजीओटी रीरेंज्ड है थोड़ा, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो मार्जिनली जो है वो डिरेंज्ड है। बाकी कॉन्स्टिपेटेड हेविली पेशेंट रहता है। तो जब वो मल त्याग करता है, वो भी जब कड़ा मल होता है और उसके जस्ट पहले उसको ब्लीड करता है, पर एक स्वेलिंग टाइप की उसके नीचे जो है वो दिख रही है। तो अभी आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो वही पूछ रही थी कि हाउ टू डिफरेंशिएट कि बिटवीन मैम द। मैम इसमें तो ऐसे ही मिला है मुझे अब तक के, कि जब वो इनिशियल फेज में आता है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो नहीं हो पाता है, कि बस हम दोषों के हिसाब से बोल सकते हैं उसको कि वातज है, पित्तज है या रक्तज है। पर कैसे होता है ना कि ये क्रॉनिक कंडीशंस में मोस्टली दिखता है कि बहुत अभी उसको 6-7 महीने हो गए या फिर 3 महीने भी हो गया है, और वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है हम सब देने के बाद मेडिसिन। तो ये पेशेंट्स मोस्टली एलोपैथ के पास जाके बाकी के इन्वेस्टिगेशन करके ही आते हैं। मतलब फुल्ली डायग्नोस्ड केस आते हैं मोस्टली इसके, कि जैसे देखने में तो मैम ये वो जो फीमेल पेशेंट थी उनको तो बाहर से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ ग्रोथ है करके। मतलब यहाँ पे मुझे मुझे तो पहले लगा कि जैसे मैंने 15 डेज 20 डेज मेडिसिन देने के बाद वो स्वेलिंग कम हो गया, तो मुझे लग रहा था कि ये मैलिग्नेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा सा ग्रोथ कम हो गया और वो स्कोप अंदर चला गया। क्योंकि वो डॉक्टर ने तो उनको बोल दिया था कि ये स्कोप ही नहीं जा रहा है, मतलब उनको टेबल पे लेने के बाद वापस भेज दिया था कि अगर हम स्कोप डालते हैं तो परफोरेशन हो जाएगा अंदर। तो उन्होंने वैसे ही भेज दिया था। मुझे लगा कि नहीं, ऐसे ही बोल दिया है एलोपैथ वालों ने कि ये कैंसर होगा करके। पर मैम ये ना ऐसे हमारे ओपीडी में आने के बाद हम एकदम से डायग्नोस नहीं कर पाते इसको कि ये कैंसर है या एकदम नॉर्मल है। जी मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम सभी वैद्यों को। जी बोलिए, प्रणाम जी, बोलिए ना। हाँ मैम मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ पे भी वैसे मोटी मोटी सी 3-4 बातें ही देखने की होती है। जिनको सीए रहता है, कहीं का भी सीए हो, वो पेशेंट ना वीक होता जाएगा मैम, उसका वेट लूज होता जाएगा। कहीं का भी हो, चाहे वो सीए रेक्टम हो, कहीं का वट एवर, सीए प्रोस्टेट हो, किसी भी पार्ट का, वो पेशेंट वीक होता जाएगा, उसकी भूख कम होती जाएगी और पेशेंट को फीवरिश फील करता रहेगा। और अगर हमने चेक भी नहीं करवाया, कहीं पे पेशेंट है जो गरीब पेशेंट है वो चेक नहीं करवा पाते, सिम्टोमेटिकली तो यही देखने को मिलता है, पेशेंट वीक होगा और बुखार आता जाएगा उसको, और जहाँ पे बॉडी में हर वक्त पीड़ा रहेगी, थकावट सी रहेगी। अगर आप मेडिसिन उसको देते हैं, थोड़ा सिम्टोमेटिकली रिलीफ रहेगा जब तक दवाई खाता है, उसके बाद फिर सेम सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही ज्यादातर मैम देखने को मिलता है। हर सीए पेशेंट है, कहीं का भी सीए हो, कहीं कहीं का भी कैंसर हो, ऐसे पेशेंट में जैसे रक्त वाला तो इजीली वो काफी लेट आता है ना, कैकेक्सिया तो मैम काफी लेट आता है। मैम कि लेट तो आता है ना। हिस्ट्री ना अगर हम अच्छे से खंगालेंगे ना उसकी हिस्ट्री, उसमें हमें मतलब डाउट हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा, अभी एक पेशेंट मेरे पास आया था, उसको कुछ नहीं था, वो उसको कंटिन्यू फीवर चल रहा था और इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ खास नहीं था, उसका 13,000 टीएलसी थी। और उसको यूरिन में थोड़ा सा दिक्कत था। यूरिन में क्या था, हल्का सा पेन होता था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसको। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने काफी करवा रखे थे। मेरे को फर्स्ट उसी टाइम डाउट हो गया इसको सीए प्रोस्टेट मिलेगा, क्योंकि पेशेंट वीक होता जा रहा था, हल्का हल्का उसको फीवर आता जा रहा था। मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ली तो मेरे को कहीं पे कुछ नहीं मिला। भूख भी पेशेंट को ठीक लग रही थी, हल्का सा नींद में थोड़ा सा दिक्कत था, कोई ज्यादा भी दिक्कत नहीं थी क्रोनिक हिस्ट्री में। बस यही था, वीकनेस थी, फीवर था और यूरिन में भी ज्यादा वो नहीं था। मैंने उसको यही पूछा, भाई यूरिन में कितनी बार आपको जाते हैं? कहते यूरिन में ज्यादा दिक्कत तो होती नहीं, पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो मैंने उसका अल्ट्रासाउंड करवाया मैम, उसका ना प्रोस्टेट निकला, प्रोस्टेट मैंने और साथ में पीएसए निकला।
PSC लिखा, उसका PSC लेवल 811 था। तो वो फटाफट डायग्नोज है, सीए प्रोस्टेट निकला मैम, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे को हाँ उसी टाइम डाउट हो जाता है, मतलब जो ऐसे ना क्रोनिक पेशेंट, और उसको मैम ना हिस्ट्री थी, बुखार कभी आ गया कभी चला गया, जैसे थकावट तो रहती थी पेशेंट को, और वीक हो रहा था, इतना भी ज्यादा वीक नहीं था पर वीक लग रहा था। देखने से कलर में भी फर्क पड़ जाता है मैम, रस्टी सा कलर होता है, आंखें अंदर की तरफ जाने लग जाती है, पेशेंट हर समय पीड़ा महसूस करता है। ठीक है, थैंक यू पवन सर, थैंक यू मैम। जी मैम। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर भट्ट जी, प्रशांत भट्ट जी, आपका कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, शायद बोल नहीं रहे। किसी ने और देखा है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और सर मैंने एक वो केस अभी आपके सामने अभी 4-5 दिन पहले भी बता रहा था ना मैं, जी वो CA उसका था, उसको पाइल्स ही था, और वो काफी लोगों से दवाई लेके आया था, तो मेरे पास वो डायग्नोस्ड केस था सर, उसका CA था, पाइल्स की वजह से सिग्मोइड उस तक चला गया, सिग्मोइड कोलन तक, पर उसने मेरे को नीचे से दिखाया नहीं। मैंने कहा नीचे से दिखा दो, कहता नहीं, बहुत सारे डॉक्टर ने इसको छेड़ छेड़ के खराब कर सका है, आपको दवाई देनी हो तो दे दो, और नहीं मैं नीचे से दिखा नहीं सकता। उसमें भी यही था सर, वैसे वो डायबिटिक पेशेंट था, उसका कलर बिल्कुल जैसे पांडु रोग नहीं होता ऐसा था उसका, सोथ थी वो सर, उसको पफी, फेस पे भी सोथ थी, बॉडी पे भी सोथ थी, उस पेशेंट को भूख नहीं लग रही थी, और उसको इवैक्यूएशन में ना प्रॉब्लम आ रही थी, उसको टॉयलेट पास करता था तो आती नहीं थी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको आती थी पेशेंट को। मैंने उसको जवाब दे दिया था, मैंने ये बोला था भाई दवाई दे देता हूँ, और वैसे तो उनके घर वालों को, क्योंकि रोगी के सामने भी नहीं बोलना चाहिए सर कभी, उससे रोगी का ना हौसला और परस्त हो जाता है। जो आसपास जो लोग आते हैं लेके, तो उनके साथ डिस्कस करके मैंने मेडिसिन दिया था उसको, बोला था आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये मतलब क्रिटिकल केस है आपका, कहीं पे भी ले जा सकते हो। फिर मैंने 2-4 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद पूछा तो उसको वो तो आ रहा था, स्टूल तो अच्छे ठीक से पास कर रहा था, पर पेशेंट कह रहे थे भाई ये कंडीशन थोड़ी सी खराब होती जा रही है, खाना पीना नहीं खा रहा। मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कराओ, जब खाना पीना नहीं खा रहा तो ड्राउजी पेशेंट होता जा रहा है, और बाकी उसके बाद पता नहीं सर क्या हुआ क्या नहीं उसका, मेरे को तो यही लगता था भाई नियर टू डेथ था वो पेशेंट। और ये CA था ही, उसको पाइल्स की वजह से बहुत सारे लोगों से, और कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री थी सर, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की। वो खाता था, बुक्की नहीं होती, बुक्की समझ तो आप, जैसे ये नहीं होता अफीम का जो खेती करते हैं, उसका जो स्ट्रा नहीं होता, उसको क्रश करके ही एक मटेरियल बनता है, और वो खाते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन करता है जैसे ओपियम करती है ऐसे ही। और चाय की ज्यादा हिस्ट्री थी, और उसको वो स्मोकर था सर, खाना कभी टाइम से खाया कभी टाइम से नहीं खाया, ये हिस्ट्री थी उसकी। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर विश्वनाथ कुमार जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बता सकते हैं। हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ सर, मैंने भी देखा है सर, वही CA का। तो पहले वो पेशेंट को तो ये सिम्टम आया, पहले हर्ष जैसा ही था सर उसको, बाद में वो स्वेलिंग बढ़ता गया। वो बहुत डॉक्टर के पास, ऐसे ही एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए कि हर्ष का चिकित्सा लिया, और नाटी वैद्य के पास भी जाके चिकित्सा लिया था। बाद में इतना स्वेलिंग बढ़ गया उसका, 3 महीने में उसका 25 kg कम हो गया सर। बाद में उसको डर आ गया, बाद में वो बड़ा हॉस्पिटल में जाके पूरा इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद में पता चला कि उसको CA है। तो उसको तो वेट भी कम हो गया, बार बार उसमें फीवर आता था उसको। वो एंटीबायोटिक लेते भी उसको जल्दी कम नहीं होता था फीवर। उसको सबको 3 दिन में फीवर कम हुए, तो उसको तो 15 दिन एंटीबायोटिक लेना पड़ता था। ऐसे बार बार फीवर होता ही रहता था, उसका वजन भी कम हो गया। उसके साथ उसको पूरा जनरल वीकनेस था बॉडी में। खाने में भी पूरा कम हो गया, पहले ज्यादा खाता था, बाद में उसको खाना पूरा बंद हो गया, थोड़ा थोड़ा खाता था।
उसको ये भी डर था कि मोशन बराबर नहीं जा रहा है, तो फिर मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं, ऐसे बोल के वो पूरा डर गया था। बाद में वो तो कीमो रेडिएशन लेके बाद में 3 महीने में ही मर गया वो। तो उसमें यही सिम्टम्स आता है सर, पूरा वजन कम हो जाता है। प्रभात पांडा सर जैसे बोला वैसे ही सिम्टम आता है सर। ऐसे 2-3 पेशेंट मैंने देखा है सर। जी हाँ सर, थैंक यू। प्रणाम सभी को सर। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर मैंने भी सर एक पेशेंट देखा था, तो मेरे सर क्या पाइल्स फिशर में क्षार सूत्र करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो वो पेशेंट क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो सर बोले कि आप साहू जी आप भी आ जाओ और एक पेशेंट को ऑपरेट करना है। उसकी हिस्ट्री तो सर पेशे से टीचर था और वही कॉन्स्टिपेशन रहता था, तो उसको क्या है कि पाइल्स मतलब फ्रेश होने जाता था तो वहाँ थोड़ा सा मांस आता था और उसमें से मतलब ब्लड तो नहीं आता था लेकिन पस जैसा सिक्रेशन आता था। तो जैसे ही वो बैठता था तो उसमें से पस आता था, उसके साथ कुछ मांस के टुकड़े से भी निकल के आते थे। तो सर ने बोला ठीक है। तो सर जब सर हमने उसको ऑपरेट करने के लिए जैसे टाई करने के लिए बांधने के लिए उसको पकड़ा ना, तो वो मतलब टूट टूट के आने लग गया। जैसे उसको फोर्सेप से पाइल्स फोर्सेप से पकड़ते वो टूट जाता, और जैसे जैसे हम उसको और डायलेट करते तो वो जैसे अंदर बड़ा हुआ पार्ट दिखा था। मैंने सर से कहा मैंने कि बॉस ये तो है ना डाउटफुल केस है, और ये हो सकता है कि जब इसमें मांस वृद्धि हो रही है, ग्रंथि जैसा लग रहा है, पस भी आ रहा है, तो अपन इसको टाई न करके इसका इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो सर हमने उसको बिना टाई करे ही वापस उसको मतलब पूरा प्रोसीजर नहीं किया, और वैसे ही ड्रेसिंग वगैरह करके पेशेंट को जो भी मेडिसिन दी थी, और उसके बाद जब उसका इस मतलब और इन्वेस्टिगेशन कराए थे तो उसको भी सीए रेक्टम निकला। तो सर जैसे पेशेंट को देखने से ही चीजें क्लियर हो जाती है। बाकी पेशेंट की हिस्ट्री, उसका वेट वगैरह तो लॉस नहीं हुआ था, बिल्कुल अर्ली स्टेज में ही आया था, जैसे उसको फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं, क्योंकि पेशेंट तुरंत ही आ गया। लेकिन उसको जैसे ये वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि उसको काफी लंबे समय से वो उस चीज को झेल रहा था। तो सीए तो उसके पेट स्कैन में ज्यादा नहीं आया, लेकिन पॉजिटिव आने से ही वो पेशेंट मतलब रिकवर हुआ। कीमो उसको क्या आयुर्वेद पे ज्यादा विश्वास था, तो एलोपैथी के साथ साथ उसने आयुर्वेद की भी पूरी मेडिसिन साथ साथ ली थी। अभी वो पेशेंट ठीक है, और बिना उसको जैसे अपन टाई अप करे ही जो मांस वृद्धि बढ़ रही थी, पस डिस्चार्ज आ रहा था, तो वो कम हो गया, प्लस एलोपैथी प्लस आयुर्वेद से। तो सर ऐसे केस में उसमें हमारे सर क्या करते हैं कि उनकी सर 3-4 पीढ़ियों से ही आयुर्वेद चिकित्सा चली आ रही है, तो उन पे क्या ज्यादा विश्वास करते हैं उधर के लोग। तो वो भी खुद का जैसे आयुर्वेद की कीमो रेडियो मतलब वो खुद का तैयार करते हैं, जिसमें स्वर्ण भस्म है और जो और भी औषधियां हैं काफी, वो तैयार करके डालते हैं, तो उससे भी काफी रिजल्ट मिलते हैं। तो इसमें सर समझ में आ जाता है कि भाई पेशेंट सीए का लग रहा है, जैसे पवन सर बता रहे हैं पवन की भाई पेशेंट का वेट लॉस होना, स्वेलिंग होना, कलर चेंज होना, भूख न लगना, हमेशा शरीर में थकावट बनी रहना, और ज्वर का भी उसमें लगभग ऑफ एंड बना रहना। तो ये सारी चीजें पेशेंट की, जैसे आप बार बार बोलते हो कि भाई उसकी हिस्ट्री लो, उसका हेतु लो, उसके लक्षण देखो, तो उससे जितने अधिक पेशेंट देखने से अनुभव तो आता ही है सर। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना, चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो अनुभव तो बहुत जरूरी है, और गुरुजनों का ज्ञान भी बहुत जरूरी है सर। ठीक है सर। ठीक है। सर ये तो एरिया होता है, साहू सर कितना अच्छा बोलते हैं। चेंज होता है साहू सर, पाठक सर। कलर्ड होता है हाँ। क्या? जी, एक मिनट, वंदना मैम का आंसर दीजिए क्वेश्चन का। साहू सर। सर क्या क्या कह रहे थे, मैम क्या कह रही थी सर? कह रहे हैं कि जैसे हॉट सेट्स बात लेते हैं पेशेंट लंबे समय तक, तो क्या उससे कभी कभी नीचे पेरिनियम का कलर ग्रेश होता है क्या? मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। नहीं मैम, जैसे पेशेंट को ऑपरेट करने के बाद हॉट सीट बात देते हैं ना, हाँ नहीं, तो बिफोर बिफोर एनी सर्जरी नहीं हुई है, केवल फिशर है, तो फिशर की बात में जैसे हॉट सीट्स बात लेता है पेशेंट, क्या हाँ उससे भी नीचे डिस्कलरेशन होता है, कलर चेंज होता है नीचे?
हाँ मैम, किसी किसी पेशेंट में हो जाते हैं जो बहुत लंबे टाइम से लेते हैं। उसमें अच्छा। क्या होता है कि ज्यादा हॉट लेते हैं ना, ज्यादा गर्म पानी से लेते हैं। जी जी। उन पेशेंट में किसी किसी में हो जाता है, सब में तो नहीं होता। ठीक बाकी है। जैसे क्या कई पेशेंट क्या होते हैं कि फिर जैसे हॉट सीट बात लेते हैं तो वो ज्यादा टाइम लेते हैं। जैसे इनको पेन रहता है तो वो दिन में 3 बार या 4 बार लेते हैं, तो फिर वहां ऐसा थोड़ा सा देखने को मिलता है। बाकी नॉर्मली जो फ्रेश होने के बाद हॉट सीट बात लेते हैं तो उनको ऐसा नहीं होता। बाकी हमने तो क्या मैम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रखा है कि हम पानी की जगह पेशेंट को क्या होता है कि अपनी जो पेप्सी की बोतल नहीं आती, तो इसको क्या गर्म पानी, इसमें बोतल में गर्म पानी डलवा देते हैं और उसको ही मतलब कपड़ों से ही वहाँ बॉडी पे टच करवाते हैं। तो उसको क्या पेशेंट इजी वे में कर लेता है, ज्यादा समय भी कर लेता है। तो वो ज्यादा हमें ठीक लगता है, क्योंकि जब भी हम सर्जरी के कैंप वगैरह में ड्यूटी करते हैं तो हमने तो वहाँ ये पैटर्न करा रखा है। क्योंकि बार बार पानी गर्म करना और पेशेंट को वहाँ बैठना, तो ये थोड़ा अनकंफर्ट होता है। फिर इतनी प्राइवेसी भी नहीं मिल पाती, इतनी जगह भी नहीं मिल पाती। तो पेशेंट क्या उसको ऑन बेड भी इजी वे में कर लेता है, अटेंडेंट भी करा देता है। तो ये ज्यादा अच्छा प्रोसेस लगता है कि हॉट सीट बात तो ठीक है पेशेंट एक बार कर ले, बाकी दिन में 2-3 बार अगर करना चाहे तो जैसे पेप्सी की बोतल या कोई भी बोतल हो, गर्म पानी उसमें डाला और उसको बस जो अपने पार्ट्स पे टच कर लेता है तो वो इजी हो जाता है। जी जी। ये रवि तो सर, ये थैंक यू सर। ये तो इलेक्ट्रिक हीट पैड से भी किया जा सकता है जो फिर कह रहे हो आप। पर मैं सोचता हूँ जहाँ वाटर मॉइस्चर की वजह से जो फ्यूम्स आएंगे उसमें ज्यादा बेनिफिट होता होगा। और वंदना मैम जो कह रहे हैं ना कलरेशन, मैम ऐसा है जो डायरेक्ट हीट में कोई पार्ट्स आता है ना बॉडी का डायरेक्ट में, तो वो डिस्कलरेशन में जाएगा। और जब जैसे स्वेलिंग होगी मैम वहां पे ब्लड का फ्लो भी कम रहेगा, तो वो पार्ट भी थोड़ा सा डिस्कलर हो जाता है। थैंक यू पवन सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। वैद जी, रवि सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ डॉक्टर रवि सर आप बताइए। रवि सर का तो आवाज ही नहीं आ रहा, शायद बोल नहीं पा रहे, गला बैठा था जी शायद। आवाज जी ठीक सर, हुआ प्रणाम। आपका सर? जी पहले से आराम से जी सर। वो आपने जो सर बताया था फार्मूला सर में कि घृत के साथ जो है लेने के अच्छा, जो किसके है लिए? औषधियां जो वातस कास के लिए सर बताया था आपने। हाँ हाँ जी मैंने सर घृत के साथ लिया तो मुझे जल्दी फायदा हुआ सर जो है। जी। और वो आपके गृहिणी के पेशेंट कैसे हैं? उनको आराम है सर जो है। कितना परसेंट? अब 50% लगभग आराम है सर उनको। हाँ देखिए, और एक उनकी शल्य लगभग चिकित्सक ने काय चिकित्सा करके इतना बढ़िया रिजल्ट दिया। सर अब आप लोगों के सानिध्य में सर जो है ऐसा हो पा रहा है। जी नहीं तो अभी तो हम लोग सर सोच नहीं सकते थे इतने डिफिकल्ट पेशेंट को लेने को। जी जी जी। ये जो चर्चा कर ली सर, तो उसमें आप बुला रहे थे, मैं स्कूटी चला रहा था इसलिए नहीं बोला सर जो है। जी तो ऐसे पेशेंट कई देखे हैं सर जो है। और इनमें हम लोग मतलब पाइल्स का कोई भी पेशेंट तो पहले डिजिटल एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। क्योंकि डिजिटल एग्जामिनेशन से क्लियर हो जाता है कि उसकी पाइल मास की कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर हार्ड है, जरा भी हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, तो उसका मतलब आप उसकी तरफ सोचिए कि कहीं उसको सीए तो नहीं है। तो ये चीज कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और कई बार जो है उसमें जो है सतपुनक भगंदर हम लोगों ने जो पढ़ा होगा फिर पढ़ेंगे आगे, तो वो भी मिलता है ऐसे पाइल मास के साथ। और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा और शेप में भी ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल गोभी जैसा है। अपने जो जनरल पाइल मास होते हैं उससे कुछ अलग ही शेप आपको दिखाई देगा, तो आप देख के भी अंदाजा लगा लेंगे। लेकिन ये कि हमको डिजिटल एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए सर। और अगर ऐसा डाउट होता है तो पूरी स्कैनिंग करानी चाहिए, कहीं नियर बाई में जो मेटास्टेसिस वगैरह तो नहीं है। जी थैंक यू रवि सर। और जी रवि जी सर, वातज का क्या बताया था हाँ अरविंद सर रवि ने, सर। वो और कपच बेणी दोनों का ट्रीटमेंट आप बता दीजिए। मेरा जो मेरा हमारा भी पेशेंट है, सर से सेम क्वेश्चन है। वातज कास्केन को क्या सिम्टम आ रहे थे, कैसा कैसा होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट सर ने दी? जैसे ड्राई कफ आ रहा था, कफ बहुत कम निकल रहा था और मेरे गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, अभी भी थोड़ा असर है। तो मैंने सर जो वैसी तो पिला दी और जो है गोली थी
जो हमारे हॉस्पिटल में थे, और क्या कहते हैं चंद्रामृत रस, कंकड़, ये सब मिला के हमने जो घृत से लिया गाय के घी से, तो उससे काफी रिलीफ हुआ। हम लोगों सर ने हम लोगों को कास्ट पढ़ाया था, तो वही मुझे ध्यान था, उसमें बात कास्ट में सर ने बताया था कि सुघृत से लेना है। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं भी सर ऐसे ही डायग्नोज करता हूँ, जैसे किसी पेशेंट को ना ड्राई कफ आ रही है और कफ का जी। वेग इतना ज्यादा होता है, जैसे खांसते खांसते वॉमिटिंग भी हो जाता है और जी, फेस रेड हो जी, जाता है, ऐसे ही था तो मुझे। मैं वहाँ वातज कास्ट समझता हूँ और मैं पेशेंट को ना घी लेने के लिए बोलता हूँ, तो चाय में घी डाल के ले तो उसको काफी रिलीफ आता है। और चूसने के लिए जैसे बेहड़ा वगैरह का पाउडर ना और मुलट्ठी मुंह में डाल के उसको चूसने के लिए बोलता, तो उसमें ना ज्यादातर लोग एंटीबायोटिक यूज करते, तो वो उसमें एंटीबायोटिक भी नहीं देता और उसमें सूथिंग एजेंट वाली चीजें ज्यादा देता हूँ, जी, जी, जो गले को मधुर करके रखे, तो वो ज्यादा एकदम से तुरंत बेनिफिट करता है। ऐसा ही है ना सर पाठक सर? बराबर जी। जी, जी। सर मैं अब तो इसमें सर बोलूंगा एंटीबायोटिक हम लोग सर चलाते ही नहीं, बहुत मतलब सालों और से छोड़ उसमें दिया है। एक क्लासिकल फीचर ये होता है, जैसे खांसते हो ना, चेस्ट में ना इतनी ज्यादा भयंकर पेन होती है, गले में जैसे हाथ जी, छाती पे रख के खांसना पड़ता है पेशेंट को। जी, जिसको हम लोग सर जो है मॉडर्न के हिसाब से ट्रेकाइटिस भी कह सकते हैं क्या? जी सर, इसी में सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि मेरे जो 2 पेशेंट सर अभी ड्राई कफ के चल रहे थे, तो उसमें सर कम आराम मिल रहा था, तो मैंने तो स्टेट में क्या किया कि उनको, जैसे हमारे सर है वो बताते थे कि किसी पेशेंट को हम इमीडिएट लगभग 25 से 30 ml 40 ml तक आप दूध में घी पिला दो गुनगुना करके, और उसके बाद आप मेडिसिन स्टार्ट करो, तो उसमें और फास्ट रिजल्ट आते हैं सर। जैसे अरविंद सर भी बार बार कहते हैं कि उसको घी पिलाना चाहिए, घृत पिलाना चाहिए, तो मैं जो मेरे दो पेशेंट चल रहे हैं उनको लगभग 50 से 60 ml 70 ml घी पर डे ले रहे हैं, तो उनको मतलब काफी रिलीफ है सर। तो इसमें बाकी तो ये औषधियाँ ठीक है, उनमें से मैंने सर सारी दवाइयाँ हटा के लास्ट में मधुयष्टि ग्लोसत प्रवाल और चंद्रामृत रस और सर ये जो सिरप है घृत के साथ ही, घृत और मधु के कॉम्बिनेशन से दिलवाई चाटन के तहत, तो उसको जल्दी आराम आया सर। जी। और डॉक्टर कमल जी, डॉक्टर मिनल गुप्ता जी, आप लोग कुछ बताइए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, हेलो बताइए जी। सर, एक केस पूछना था गॉल स्टोन के बारे में। जी 35 इयर्स फीमेल है और उनके ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन है और 2 बड़े स्टोन है 8 mm के, और पेशेंट को अग्निमांद्य जैसे मानो वोमिटिंग रहता है, हाइपरेमेसिस जैसे बहुत सा, और जो भी पानी भी ली तो भी वोमिटिंग रहता है और पेन इन एब्डोमेन रहता है। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था सर गॉलस्टोन पे, लेकिन पेशेंट का गॉलस्टोन 8 mm से भी ज्यादा 2-3 है और पूरा बहुत मल्टीपल बोले तो मानो कितना पता नहीं, और पैनक्रेटिक जैसा भी पिक्चर है पेशेंट का। तो पेशेंट का डायग्नोसिस इसमें सर आपने बताया था ना वो 13 डेज ग्रीन एप्पल लेके खाने का, तो इस टाइम पे हम पहला कैसा विचार करें सर, दीपन पाचन करें या सर ने बताया था हमें वैसा? हेलो। तो आपको क्या पेशेंट में पित्त का सिम्टम दिख रहा है, अम्ल पित्त? हाँ सर, अम्ल पित्त हाइपर एसिडिटी उससे पहले से ही है, कॉलेज लाइफ से है, अभी तो आप इसमें 37 विरेचन इयर्स करा फीमेल सकते है हैं, और पहले से। इसमें वमन या विरेचन सर कराइए लेकिन पहले। गॉलस्टोन, हाँ क्लासिक करूँ क्या सर? इसमें दीपन पाचन करके पहले वमन कराइए, वमन का सीजन है तो वमन कराइए, फिर विरेचन कराइए, फिर जो दवाइयां हैं तो उसमें सुच्छेखर रस, स्वर्ण सुच्छेखर या सादा सुच्छेखर रस दे दीजिए, त्रिविक्रम रस दे दीजिए, हजरल यहूद भस्म, अश्मरिहर चूर्ण, ऐसे सब दे दीजिए, तो इससे ठीक हो जाएंगे वो पेशेंट। ओके सर। सर लेकिन मैंने वमन आज तक कभी नहीं दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं वमन के लिए, तो मैं क्लासिकल लाइव तो कितनी बार विरेचन दिखाया दूं? हूँ वमन, वमन तो लाइव दिखाया मैंने कितनी बार। मैंने खुद लिया है लघु वमन सर, लेकिन पेशेंट में मैंने कभी नहीं दिया क्योंकि थोड़ा उतना कॉन्फिडेंस मुझे वमन के लिए नहीं, डर आप मेरे लगता है पास कब थोड़ा सा आएंगे, मैं पेशेंट। आपको दिखा दूंगा लाइव, पुणे आ जाइए, मैं दिखा दूंगा।
ठीक है सर। मैं देखती हूँ आकर। ठीक है सर। ठीक है। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप कैसी हैं? आपने सारे एयरफोर्स के लोगों को ठीक कर दिया? प्रणाम सर। जी प्रणाम। हाँ सर, एयरफोर्स के कई पेशेंट्स अभी चल रहे थे, वो रिकवर हो गए हैं डेफिनेटली। जी काफी अच्छी रिकवरी हुई है। जी, आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सर। सर ये गॉल स्टोन का जो मैडम बता रहे थे, मेरा एक एक्सपीरियंस है अभी हाँ हाँ रिसेंटली, जी लास्ट मंथ एक केस देखा था और जी इसी लाइन पे ही मैं उनको दिया था वो ओलिव ऑयल 30-40 ml पर डे और शुद्धशेखर रस और अश्मरीहर रस पतंजलि का, और ऐसा कुछ दिया था। और अभी उसका सिम्टोमेटिकली पूरा फ्री है, कोई भी पेन, नसिया, वोमिटिंग कुछ भी नहीं है। नहीं तो एवरी अल्टरनेट डे उसका कंप्लेन आ रहा था जी। और एक बात मैडम को बोलूं कि जो ऑलिव बमन के बारे में बोल रहे थे, मैं भी सर का जो ये लाइव सेशन देखा, इसके बाद शुरू किया और सक्सेसफुली कंडक्ट किया बमन सेशन, और पेशेंट भी अच्छा है, कोई कितना कॉम्प्लिकेशन कितना भी नहीं वमन है। करा दिए आप अभी तक? अब पूरा 10 लीटर लेके किया सर, जी और ठीक ठाक हुआ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। नहीं, नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने किए? नहीं, 2 पेशेंट अभी तक किया हूँ। 2 किए? अभी जी आपको 10,000 लोगों को करना है ये अभी सीजन में। जी सर। जी। सर मेरा एक सर जो थोड़ा पेशेंट, लाइव वीडियो हो तो ग्रुप पे डालेंगे क्या सर वो मन का, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगी। पूरा तो नहीं, हेलो थोड़ा पार्ट है मैडम, पाठक मैं सर। भेज दूंगा। अच्छा सर के बोलिए, ठीक। थोड़ा पार्ट पार्ट हाँ में ही दिखा पाठक दीजिए सर कि को। कैसे हो रहा है, तो थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी जी हाँ, आप क्या बोले थे ओके सर? सर। और सर सर मेरा एक सर वो ऑलिव डिमेंशिया ऑयल का जो, बोले थे ना सर, सॉरी मैडम बोलिए। ऑलिव ऑयल कितना? और हाँ सर, ऑयल वो सब मिला के देना है, ऑयल सूचेकर और नहीं नहीं, ओलिव अश्मरी ऑयल हर अलग से इवनिंग में ले रहा था, अलग- जो सर ने बताए थे लास्ट टाइम। हाँ, वो वो गुनगुने ओडी, पानी से लेना है या ऐसे ही लेना है वो तो पानी? थोड़ा नींबू डाल के ले रहे थे, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी हुआ बोल के स्लोली इंक्रीज किया डोज। ओके एक्चुअली सर। एट ए टाइम डे 1 से 40 ml नहीं लिया, वो 10 ml 15 ml ऐसा करके हाँ 2-3 दिन में लिया। सानवी मैम, एक बार किसी सर ने बताया था ताम्र भस्म के साथ कंकण भस्म भी मिक्स करके। या सर, ये भी ऐड किया था, like, शायद रमन सर बोले थे शायद। हाँ, ताम्र भस्म टंकन भस्म मैं से डिटेल मिला के। मैसेज कर दूंगा, जो जो दिया था ग्रुप में डाल ओके दूंगा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। जी हाँ सर वो प्रणाम मेरा जी। जो डिमेंशिया का केस है, उनका एक्चुअली अभी तक नींद नहीं आ रहा है टोटली। अच्छा, वो ये लेले से ही आता है, कोई भी तो जोलपेडेम आप अभी नस से दीजिए। अच्छा, मुझे आपको तेल भी भेजना है। आप ना नस से देंगे तो सर अच्छा हो जाएगा, शीरबला तेल का। खीरबला का चल रहा है सर, 10-15 12 डेज का नस्य 15 ml डेली ले रहे हैं अच्छा, तब भी नींद नहीं आ रहा? ना। तो शिरोधारा आपको आएगा, शिरोधारा से तो आ जाता है नींद। सिरोधारा किस तेल में करूं सर? मैं रेडी किया हूँ सिरोधारा का। तो आप तिल तेल, सिंपल तिल तेल भी करेंगे, धारा तो गिराना है। जी अब जी पेशेंट अफोर्ड करता है तो फिर ब्राह्मी तेल, जटामांसी तेल, ऐसे कुछ महंगा, नहीं तो सिंपल तिल तेल से भी करेंगे तो हो जाएगा। जी। सर टाइमिंग क्या रखना चाहिए, किसी टाइम में करना चाहिए? कभी भी, इवनिंग में दिन या भर में, morning? कभी दिन भी भर में? करिए। जी। बिफोर मील सर, आफ्टर मील? ऐसा कुछ नियम नहीं है शिरोधारा के लिए, जी जी। कभी भी कराइए। टाइमिंग सर कितने टाइम बस तक ये है करना? कि स्नान करने के पहले आगे पीछे मत कराइए। जी सर। हाँ हाँ, टाइमिंग कभी भी, और कितना 45 मिनट्स, 1 घंटा, जितना आप कर सकते हैं। और ना, जी हाँ, जो धार गिरा रहे हैं ना, धारा गिरा रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें। जी एक ही जगह पे अगर कंटिन्यू धारा गिरेगी तो हेडेक होने लगता है। जब जी आप जी। तेल गिरे तो थोड़ा थोड़ा हिलाते रहे, हिलाते रहे। ठीक है। जी वो फोरहेड से 4 अंगुल ऊपर रखिए, हाँ रखे करना है। हाँ। ठीक है। और यहाँ पर निशामलकी का लेप लगा दिया जाता है, और हल्दी और आंवला का लेप लगा के तब किया जाता है। आप ऐसे भी कहाँ बिना लेप के भी कर सकते हैं। कहाँ लगाना है सर? फोरहेड पे पूरा। अच्छा अच्छा, जहाँ गिरेगा ऑयल। हाँ,
जी ऐसा सोरेसिस वगैरह में तक्रधारा में लगाते हैं निशामला की, और नहीं तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ डायरेक्ट। सर जी आप शिरोधारा करिए। और पिपली मूल मिलेगा आपको। पिपली मूल का क्वाथ से नींद आती है, या तगर आदि कषाय, मांसादि कषाय, उससे नींद अच्छी आती है। मैं ट्राई करता हूँ पिपली मूल का सर। जी ठीक सर खुरासानी अजवाइन होती है ना, खुरासानी अजवाइन। ये हाँ। तो मांसाहारी हाँ कषाय में है। ये भी बहुत अच्छा ट्रंकलाइजेशन और हाइप्नोटिक एजेंट का काम करता है, बहुत अच्छा। तगर और खुरासानी अजवाइन। जी टॉगर का सिंगल टैबलेट जो आता है, सिंगल ड्रग, नहीं वो सर, मिल आप जाता खुद पाउडर बनाओ ना, उसमें तगर डालो, अश्वगंधा डालो, और है। ये खुरासानी अजवाइन डालो, ठीक है ना। वो आप जी यूज करके देखो, वो जो हम एलोपैथिक में जितने भी टेबलेट देते हैं ना, जैसे क्लोनाजीपाम होगी, हाँ और हाँ। ये एल्प्रेक्स होगी, डाइजीपाम होगी, वो सब उससे, और लराजीपाम होगी, उससे भी अच्छा इफेक्ट आता है। क्या क्या ऐड करूं सर, बताइए आपका एक्सपीरियंस से। उसमें खुरासानी अजवाइन डालो सर, तगर डालो और अश्वगंधा डालो। जी ठीक है सर। हाँ, थोड़ी मात्रा में डालना सर, ये बिल्कुल ही जैसे एक एक चुटकी भी डालोगे तो खुरासानी अजवाइन की, एक चुटकी 2 चुटकी, तो उसमें भी काफी अच्छा। पर वो प्योर क्वालिटी का होना चाहिए, ओ सिंपल अजवाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब हाँ, उसका जैसे हम जाते हैं ना पंसारी के पास, वो अच्छा मिलता नहीं है। आप हाँ एक बार उसका ना क्वालिटी, जहाँ से प्रोडक्शन होता है तो वहां से मंगाए तो बहुत अच्छा लगता है। कोई रेफरेंस मिलेगा सर आपसे? रेफरेंस तो सर मैंने तो मेरे एक फ्रेंड से लिया था, उसी और ने मेरे को दिया था। अश्वगंधा शीरपक से भी नींद अच्छी आती है, और खुरासनी अजवाइन से तो क्रिमिक भी है, और ये निद्रा भी करता है। सर सही बता रहे हैं, पवन जी जी सर, सही इसमें बता रहे जटामांसी ऐड कर सकता हूँ हाँ इससे? हैं। बिल्कुल, जटामांसी याद, हाँ जटामांसी भी याद करो। मेध्य में जो मानस पे काम करने वाले ब्राह्मी है, जटामांसी है, ये तगर है, और खुरासानी अजवाइन है, ये सब ऐड कर सकते हैं ना सर। उसका पाउडर बनाओ और रात को दे दो। ठीक है। ब्राह्मी घृत और सिंपल। अश्वगंधा रिष्ट तो चल रहा है ऐसा ही से, वो बाकी जो बात हुआ था पहले इस ऐसा है सब। ना सर, कई बार डोज कम होती है पेशेंट की, हाँ थोड़ी डोज हाँ, बढ़ा दो। उसमें कोई हर बात नहीं। पेशेंट पे वेरी करता है, हर पेशेंट टू पेशेंट। जी 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 कई जी। स्मोकर पेशेंट होते हैं तो वो इतना सारा स्मोकिंग कर देते हैं, उनको असर ही नहीं करती थोड़ी मोटी दवाई। जो ठीक है। सुकुमार लोग होते हैं ना, जो सिंपल लोग होते हैं, जैसे लेडीज होती है, और हाँ प्रकृति से भी पता लग जाता है सर, ये सुकुमार है कैसा, इसको ज्यादा दवाई काम करेगी या कम करेगी, राइट। ठीक है ना। ठीक उस पर भी हमें युक्ति लगा लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, मैं भी ये करता हूँ। थैंक यू सर। जी थैंक यू। डॉक्टर मोनिका मैम, आपके पेशेंट का क्या हालचाल है? मोनिका मैम सुन पा रही हैं क्या? प्रणाम सर, प्रणाम जी सभी को। हाँ वर्षा जी सर मैंने बताइए। एक शॉर्ट वीडियो डाला अभी शिरोधारा का। अच्छा डाला डाला है। जी, थैंक यू और मैडम। किसी का शाम वमन को का होगा अगर तो वमन का भी डालिएगा। वमन के लिए सर मुझे यहाँ मदन फल चूर्ण ही नहीं मिल रहा है। अच्छा कितना चाहिए, मैं आज भेज दूं आपको? 100 किलो, 500 जी किलो, सर। कितना चाहिए? नहीं, 1 किलो सर, 100 किलो बहुत हो जाएगा। मैं भेज दूंगा आपको। जी सर, थैंक यू। ठीक है। सर शाम को अगर की जाए शिरोधारा 5 से 6 बजे के बीच तो ज्यादा रिलीफ मतलब फील होता है, क्योंकि दिन भर का काम उसका खत्म हो जाता है उस टाइम, और ज्यादा टेंशन कम रहती है, फिर जाके उसको सोना ही रहता है। जी मेरे यहाँ तो पेशेंट को शिरोधारा करते करते खराटे मारने लगते हैं। हाँ सर, यहाँ भी ऐसे हाँ ही सर, होता है। इवनिंग स्लॉट में करने ये में तो बहुत है। इजी रहता, सही रहता है, कि उस टाइम पेशेंट जाके फिर सोता है। और सर हेलो ऑयल्स में सर। इसमें चीरबला ऑयल या फिर कदम्ब का ऑयल एक बार बताया था आकांक्षा मैम ने, मैंने उसका प्रयोग किया था तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट था, चीरबला और कदम्ब ऑयल। हेलो। कदम का ऑयल बनाया था। कदम क्या मैडम? कदम? हाँ, कदम का तेल बनाया था डिप्रेशन के पेशेंट के लिए। ये रेडीमेड मिल जाता है मैडम? सर मैंने तो प्रिपेयर किया था, कदम की पेड़ यहाँ अवेलेबल थे इसलिए मैंने पंचांग डाल के कदम का ऑयल प्रिपेयर किया था। अच्छा अच्छा। और अपने पेशेंट को 7 डेज कंटिन्यूस दिया था तो उसका काफी हद तक डिप्रेशन में इफेक्ट आया था, नींद नहीं आती थी। नींद तो खैर शिरोधारा के प्रोसीजर से ही काफी अच्छा पेशेंट को आने लगती है। उसका टाइमिंग हमेशा लेट, मतलब लास्ट आपका पेशेंट जो होता है वो रखिए, क्योंकि उसके बाद पेशेंट का जब माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो उसको फिर जाके सोने का वर्क करना है ना, अगर वो किसी और काम में लगेगा तो फिर उसका जो आपने रिलैक्स किया है माइंड, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इवनिंग स्लॉट में जब भी कोई आपका सेशन होता है आप उसमें रखिए शिरोधारा, तो उसका सबसे अच्छा इफेक्ट आता है। और उसके बाद अगर आपका वहाँ पर वेदर थोड़ा ठंडा है तो दासना चूर्ण का हम जिस जगह तल हृदय मर्म होता है उस जगह, सॉरी तल हृदय नहीं, जहाँ पर रमरंध्र होता है वहां पर हल्का सा अधिपति उसको मर्म। मसाज कर,
आधिपति मर्म पे जी हल्का सा मसाज करके छोड़ते हैं, जिससे कि उसका कोई भी कोल्ड इफेक्ट पेशेंट को ना हो। और ये जो है ये प्रोसीजर हम हमेशा शाम को ही करते हैं। ये किस टाइम लगाना चाहिए, प्रोसीजर से पहले या बाद में? लास्ट लास्ट में। प्रोसीजर जी जी खत्म करने के बाद आप उसको जरूर सारे जो भी अपने हेड के प्रेशर पॉइंट्स हैं वो दे, और उसके बाद रासना चूर्ण का चूर्णन करके उसके आधिपति मर्म पे हल्का सा मसाज करके पेशेंट को फिर उसके बाद बाहर निकालें, और उसका हेड कवर करवाएं। उसके बाद जरूर से कि कोई भी मतलब नस्यम और शिरोधारा दोनों के बाद में हम प्रॉपर प्रिकॉशन रखते हैं कि ज्यादा विंड का एक्सपोजर पेशेंट को ना हो, जैसे कि आपने जो माइंड को सूद किया है वो रिलैक्सेशन उसको मिलता रहे। जी। मैम मतलब उसमें पेशेंट को शिरोधारा के पहले खाना देना चाहिए या नहीं? खा शिरोधारा के के पहले आए खाना नहीं पेशेंट देना, या? कोई खा के आए कोई प्रॉब्लम नहीं, खा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको गट का, आपको मतलब एब्डोमेन का तो कोई वर्क करना ही नहीं है इसमें, आपको सिर्फ लिटा के शिरोधारा हाँ देनी है। और वो अगर खाना खा के आएगा तो और भी अच्छा है, मतलब उसको जाके सिर्फ सोना है, अगर उसके बाद में कोई और वर्क नहीं करना है तो बेटर रहता है ये। ओके, तो फिर खाना खा के पेशेंट को शिरोधारा दे सकते हैं? दे सकते हैं बिल्कुल, हाँ ओके। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता उसमें। यस सर। सर एक स्मोकिंग के लिए किसी का के पास कोई अगर रेमेडी हो तो बताएंगे, अगर स्मोकिंग छुड़ाने के लिए। स्मोकिंग छुड़ाने के लिए वो मूत्र संग्रहणीय गण है ना, हाँ उसका सर, वो काढ़ा। तो निकाला है, मैंने निकाला है, मुझ संग्रहणी करके सारे द्रव्य तो नहीं मिल रहे, बट कुछ द्रव्य अवेलेबल हैं, तो उसका काढ़ा बना के देना है या फिर मतलब काढ़ा उसका ही बना काढ़ा के दे बना के सकते हैं? दीजिए, अब मैं आपको गोलियां बना के दे दूंगा, मेरे पास गोलियां हैं टैबलेट फॉर्म में, अच्छा 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 सर। उससे ना वो छूट जाता है। तो उसको सर काढ़ा में वंस इन अ डे या फिर ट्वाइस इन अ डे? ट्वाइस ए डे दीजिए बीडी डोज में। सर यहाँ गुटखा भी छुटेगा? गुटखा? गुटखा के लिए एक बताया था, बहेड़े को तंबाकू के संग मिला के देने के लिए किसी ने बताया था, पहले एंटी हाँ एडिक्शन के काफी सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं मैंने, उस टाइम पे बताए थे लोगों ने, तो उसमें बहेड़ा विद तंबाकू अगर के संग अगर मिला के दिया जाए तो फिर तंबाकू की जो वो होती है अर्ज वो छूटने लगती है। जी 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 ठीक है। उसमें वो भी लिया जा सकता है, जैसे ना पेशेंट को बार बार गुटखा खाता है जिसमें उसमें थोड़ा सा सौंफ है और थोड़ा सा मिश्री है, ये ऐसे ऐसे डाल के उसके टाइम जब लेना, जब वो लेता बार बार मुंह में डाल के उसको चूस करे, उसमें भी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है सर। लेकिन जैसे अगर वो छोटी छोड़ना चाहे तब? हाँ, तब वो हाँ काली सर मिर्च वही है है, सबसे बड़ा। काली मिर्च है, मिश्री है, उसमें वो सौंफ छोड़ना है चाहे तब ना, अगर नहीं छोड़ना चाहेगा तो? और इलायची। सर वो तो विल पावर पे डिपेंड करता ही है। तो स्मोकिंग वाला पेशेंट भी ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है सर, वो भी एयरपोर्ट से जो भी चल रहे थे उनका बैक पेन ठीक किया मैंने, वो ही कह के बैक पेन अब ठीक हो गया सर, मैम अब ये प्रॉब्लम और मेरी क्योर कर दीजिए क्योंकि मुझे स्मोकिंग की अर्ज लगती है। फिर वहां पर तो वैसे भी अल्कोहल और स्मोकिंग काफी मतलब उन लोगों का टेंशन वाला वर्क होता ही है डेफिनेटली, तो रहता है अच्छा, हल्का। उनका टेंशन वाला वर्क होता है, हमारा नहीं होता है क्या? तो हम क्या सिगरेट पियेंगे क्या? नहीं सर वो वाली बात है कि ये डेफिनेटली। बोलने की बात है। लोग ना जो ये एचआर मैनेजर होते हैं वो बोलते हैं कि अल्कोहल तो पीना पड़ता है पार्टी में जाके, जिसको पीना है वो तो कैसे भी बहाना मारेगा ही। पाठक उनका सर, कहना है कि अगर स्मोकिंग का एक अगर स्पेक्ट इजाजत हो एक होम्योपैथिक की दवाई बता दो इसमें। हाँ बता दीजिए। बताइए। इसमें होम्योपैथिक का मैम, एक तो अगर आपने क्लास रेडीमेड प्रोडक्ट जैसे ना काउंटर वाला प्रोडक्ट लेना है तो उसमें आप गोटॉक्स आता, गोटॉक्स बैक्सन कंपनी का, और अगर आप सिंगल सिंगल ड्रग लेंगे उसमें एविना बहुत अच्छा काम करता है, एविना और सल्फर दोनों ले, मार्केट में मिलता है, किसी भी कंपनी का ले लो, एसबीएल वगैरह का, और 15-15 बूंद दिन में 3 बार दो, 15 दिन में ये हैबिट छूट जाएगी। बहुत सारे पेशेंट में मैं यूज करता हूँ। और सर आपने जो फर्स्ट बताया सर बोटॉक्स, ग्रुप GOTOX, में बोटॉक्स की स्पेलिंग? इसको ग्रुप में क्या? डाल दीजिए सर पवन जी। जी सर, मैं बस वो डरते नहीं बताता, कई बार कई छोटी छोटी मेडिसिन होती है और वो हमें तो हाँ वैसे सर ठीक पेशेंट है। को ठीक होता है अभी, क्योंकि आयुर्वेद का प्लेटफॉर्म है तो अच्छा नहीं लगता। नहीं सर वही बात है, फिर हम जिस पैथी को जानते नहीं है तो उसके लिए कोई हमें अगर प्रॉब्लम हुई तो उसको भी कवर करना मुश्किल होता है ना, प्रॉब्लम इसलिए। नहीं होता मैम वो, और कुछ दिक्कत नहीं होता, अच्छा आप लेंगे तो बहुत सुन। बोटॉक्स जो बताया सर टैबलेट फॉर्म में मिलेगा, इसकी क्या डोज नहीं नहीं देनी है? मैम, लिक्विड होता है उनका सारा कुछ। ये भी लिक्विड है? अच्छा, और हाँ, इसकी क्या डोज देनी है सर? 15-15 बूंद दिन में 4 बार 5 बार तक फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं पानी में डाल के, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आफ्टर फूड हो या कुछ इंडिकेशन?
उसका होम्योपैथिक की जितनी भी दवाई होती है सर मैम खाने से पहले देनी होती है और 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं होता। और उसमें जो जो स्मेल वाली चीजें जैसे अजवाइन है, लहसुन है, ये थोड़ा कम करना होता है। पर ऐसा बोलते हैं, पर मैं तो ऐसा कोई हिसाब किताब रखता नहीं, पेशेंट होता है ठीक। बस भगवान धन्वंतरी का नाम लेके दे दो कोई भी मेडिसिन, तो आपको यस मिलेगा ही मिलेगा। वैसे कभी एक बार संभाषा में ही सुना था कि अजवाइन के दाने चबाने के लिए इसी में जो ये छुड़ाने के लिए ना गुटखा वगैरह, तो उसका क्या यूज किया है किसी ने? नहीं, मैं प्रैक्टिकली अभी यूज नहीं किया है, पर बहुत से काफी सारे पेशेंट सुने थे आयुष डॉक्टर से। क्योंकि ये तो किया है कि जो गुटखा लिया, बहुत सारे मिश्री और नारियल और खरबूजे के बीज, मतलब बहुत ढेर सारे लेके उसमें थोड़ा सा गुटखा मिला दिया और पेपरमेंट मिला के उसकी पुड़िया बनवा दी पेशेंट को। तो ग्रेजुअली जो वो 20-20 पुड़िया खाता है, तो वो एक पुड़िया में उसका दिन भर में काम होता है और धीरे धीरे फिर वो आधी पुड़िया पे आ जाता है। बट एकदम जैसे वैजी बोल रहे हैं कि वो छोड़ना चाहेगा तभी तो छोड़ेगा, तो उसको एक वो बनी रहती है कि मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो बिल्कुल ही छूट गया उसके लिए, या तो 2 ही तरीके हैं, वो एकदम ही छोड़ दे, या तो फिर कुछ ऐसी मेडिसिन हो कि जो वो मुंह में डाले तो उसको वॉमिटिंग सेंसेशन हो, या उससे बिल्कुल उसकी वो हो जाए, मतलब उसको अच्छा ही ना लगे वो। मैम जो मैंने बताया ना, उसमें ना उसकी क्रेविंग छूट जाती है और जो टेस्ट है ना चेंज हो जाता है। जैसे उसका जो टेस्ट आता है ना खाने के बाद, जैसे स्मोकर को टेस्ट आता है, गुटखे वाले को टेस्ट आता है, वो टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है उसका। उसको वो कड़वा कुड़वा कुछ ऐसे ही लगता है। मेरे पास में है, अभी मैंने एक उसको दिया था, एक मिस्त्री है, वो लोहे का काम करता है, बड़ा परेशान था। उसका तो 20-20, 25-25 लेता था मैम। वो मेरे ना हर रोज ना हाथ जोड़ लेता मेरे को देखते, कहते डॉक्टर साहब आपने बचा दिया मेरे को। डेली मिलता है ना, डेली ऐसे ही बोलता है हर रोज। स्मोकर था वो भी या फिर गुटखा? चेन स्मोकर एक दिन में 25-30। ठीक है, चलिए एक बार फॉर्मूला ट्राई करती हूँ आपका। थैंक यू जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं तो हम थोड़ा ब्रेक ले ले क्या? ओके सर। थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है? प्रणाम सभी लोग को, थैंक यू। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सभी को।